हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल OCEM कॉमर्स एडू हब। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये स्टार्टिंग चैप्टर से स्टार्ट होने वाली है। एक मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो भी डाल दिया है जिससे कि आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने इस फर्स्ट लेक्चर को, या बोले तो वीडियो को, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग जब हम लोग कॉमर्स न्यू स्ट्रीम लिए हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कॉमर्स पहले जानते हैं क्या होता है। इन कॉमर्स वी स्टडी अबाउट द ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। यहाँ टू छूट गया है स्टूडेंट्स, टू डाल लीजिएगा। ट्रेड मीन्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड टू अर्न प्रॉफिट। तो कॉमर्स में हमारा ये मोटो होना चाहिए कि हमें अर्न प्रॉफिट करना है बाय सेलिंग एंड परचेज ऑफ गुड। जब हम परचेज करेंगे देन हम लोग सेल भी करेंगे, उससे अर्न प्रॉफिट होगा, तो वो कॉमर्स कहलाएगा। फिर जानते हैं इट्स टू ट्रेड क्या होता है। इट मीन्स ऑल दो सर्विस विच आर नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस इफिशियंटली। इफिशियंट बिजनेस को रन करने के लिए जो जो नीड होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, वेयर हाउसिंग सर्विस, मिडिल मैन सर्विस एंड एक्सेट्रा। देन हम लोग आते हैं अकाउंटिंग पे। Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing business transaction and event in a significant manner in term of money. Accounting में हमें देखना पड़ता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो मनी के टर्म में हो। जैसे हम कोई आपसे या किसी से हम गुड्स परचेज करते हैं और उसके लिए हम कुछ पे करते हैं, तो हम जब पे करते हैं वो उस ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग कह सकते हैं। पर जब हम लोग ऑर्डर देते हैं किसी को, हम अपने जैसे फ्रेंड को देते हैं ऑर्डर, या कोई डीलर्स को ऑर्डर देते हैं कि मुझे 100 पीस चाहिए, इसका रेट 5,000 पर क्वांटिटी होगा, तो वो ऑर्डर डे बुक में नहीं आएगा, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हम लोग नहीं करेंगे, वो इसलिए अकाउंटिंग के टर्म में नहीं आएगा। जैसे ही हम मनी पे करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing the financial data analysis, interpreting results, therefore making economic decision। स्टूडेंट्स देखिए, हम क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड फिनेंशियल डाटा एनालिसिस, हम लोग जो डे बुक होता है, जो इसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासीफाई, समराइज और फिनेंशियल डाटा एनालिसिस करते हैं। उसको एनालिसिस करके कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है। जैसे अगर हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या हम अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करना, तब ये डिसीजन लिया जाएगा। अकाउंटिंग इज ऑफनली कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये तो आप समझ ही रहे हैं, ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, इसके बिना बिजनेस नहीं है। देन हम लोग आते हैं, हम लोग कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट में। वही यहाँ लिखा हुआ है, अकाउंटिंग सिस्टम विच वी फॉलो टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंटिंग account is called double entry system. This was invented by Luca Pacioli of Italy। वो इटली के रहने वाले थे, लुका पासिएली। इन 1494 में उन्होंने ये इन्वेंट किया डबल एंट्री सिस्टम, मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको अभी हम फॉलो करते हैं और बहुत सारी कंपनियां भी फॉलो इसी को करती है। Accounting to the double entry system, in every business transaction there are two sides of account, one side debited and other account is credited, must with the same amount। जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, दोनों का अमाउंट हमेशा सेम होना चाहिए। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन बना रहे हैं या एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, अगर डेबिट और क्रेडिट का नहीं मिल रहा है तो आपको मिलाना पड़ेगा, तभी वो ट्रांजैक्शन सही होगा। देन हम लोग आते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इज़ द मोस्ट प्रोग्रेसिव, साइंटिफिक, रिलायबल, कंप्लीट सिस्टम। इसको कंप्लीट सिस्टम बोला गया है।
ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ये तो आप थ्योरी देख सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी। इसकी पीडीएफ आपको नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इसकी। आप या तो इसे वीडियो पॉज करके नोट्स लिख सकते हैं। हम ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप थ्योरी को देखते जाइए। जो समझाने वाला टर्म होगा हम ज़रूर समझाएंगे। हम लोग दो अप्रोच को यूज कर सकते हैं, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रेडिशनल रूल या अप्रोच और इंग्लिश सिस्टम, और इसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच या अमेरिकन सिस्टम है। हम लोग को अभी 11th में ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ना है। हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में जानेंगे। अंडर दिस अप्रोच क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, देखिए अकाउंट्स दो पार्ट में डिवाइड है, पर्सनल इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल आता है। तो पर्सनल के बारे में हम लोग जानते हैं। पर्सनल अकाउंट इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है, जैसे कोई कोई नेम हो या कोई फर्म हो, कंपनी नेम हो, कोई बैंक हो, फर्म, कोई भी पर्सनल अकाउंट इसे कहते हैं। वो नाम से रिलेटेड होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट के भी तीन टाइप होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहाँ देखिएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में द अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर नोन एज नेचुरल पर्सन। जो ह्यूमन बींग के नाम से अकाउंट होता है वो नेचुरल अकाउंट्स कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, जैसे आप सोहन से अगर गुड्स परचेज करते हैं तो आपका एंट्री क्या होगा, तो आपका वहाँ पे सोहन से परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, तो ये सोहन अकाउंट है, तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। देन आर्टिफिशियल अकाउंट में आते हैं। दोज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बींग्स बट दे वर्क एज ए पर्सनल अकाउंट। जैसे देखिए, फर्म अकाउंट इंडिविजुअल है, फिजिकल एग्जिस्टेंस उनका नहीं है। बैंक अकाउंट, कंपनीज अकाउंट, अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूट, ये सब अकाउंट हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस इनकी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर देन आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्हेन एन अकाउंट इज इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट ए पर्सनल और a person, it is termed a representative personal account. For example, outstanding। outstanding का मतलब होता है बाकी बचा हुआ। आउटस्टैंडिंग रेंट जैसे होता है, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब हुआ कि जो मेरा बकाया रेंट है। प्रीपेड, प्रीपेड हम जो दे चुके हैं, कुछ प्रीपेड कर चुके हैं, ये सब आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। ये आपको कंपटीशन के एग्जाम्स में मिलेंगे कि इनमें से कौन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो आपको उसमें से बताना पड़ेगा, या पूछ लेगा कि आउटस्टैंडिंग कौन सा अकाउंट है। तो ये सब के क्वेश्चन आते हैं दोनों बोर्ड में, सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड में। फिर देन हम लोग आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इसके दो भाग हैं, नॉमिनल एंड रियल। ये यहाँ है रियल। सॉरी स्टूडेंट्स, रियल नहीं मिल रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लेना पड़ा देखने के लिए। इम्पर्सनल अकाउंट में आता है ना, अकाउंट विच इज़ नॉट ए पर्सनल अकाउंट इज कॉल्ड इम्पर्सनल। जो पर्सनल अकाउंट नहीं है वो इम्पर्सनल अकाउंट हो गया। हम लोग आते हैं पहले रियल अकाउंट में। जो रियल जो दिख रहा है आपको वो रियल अकाउंट हो गया। द अकाउंट ऑफ दो वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। कोई भी वैसा अकाउंट जिसको हम टर्म मनी के टर्म में यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कैश अकाउंट मनी के टर्म में, फर्नीचर इसको भी बेचेंगे तो मनी आएगा, मशीनरी इसको भी परचेज करते हैं तो मनी से करते हैं, तो ये सब मनी के टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। देन इनटेंजिबल रियल अकाउंट, ये टेंजिबल रियल अकाउंट हुआ, ये इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल मतलब जो नहीं दिख रहा है पर वो अकाउंट है। अकाउंट रिप्रेजेंट सच एज थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन बट देयर वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। गुडविल, रेपुटेशन, पेटेंट राइट। गुडविल हमें नहीं दिखता है, आपकी कैसी रेपुटेशन है मार्केट में वो नहीं दिखती है।
पर लोग जानते हैं, उसकी वजह से आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है गुडविल के थ्रू। देन आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। ये पूरा अकाउंट्स आपका 11th का सिर्फ इतना में ही है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, यही तीनों अकाउंट में सारा चीज़ छुपा हुआ है। पूरा 11th इसी में समाया हुआ है, समझिए। तो नॉमिनल की बात करते हैं। दिस अकाउंट इंक्लूड द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम। फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ एग्जाम्पल है, नॉमिनल अकाउंट रिलेटिंग टू एक्सप्रेस सैलरी पेड, और ये डेबिट होगा। जितना भी आपका एक्सपेंसेस होगा वो डेबिट होता है, और जितना भी आपका गेन या प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट होता है। जैसे देखिए, सैलरी आप किसी को जैसे पेड कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक्सपेंसेस है, वेजेस पेड कर रहे हैं वो आपके लिए एक्सपेंसेस है, रेंट पेड कर रहे हैं वो भी आपके लिए एक्सपेंसेस है। मतलब आप अपने के लिए जो भी खर्च करते हैं वो आपके लिए एक्सपेंसेस हुआ। जैसे स्टेशनरी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं। दूसरा ध्यान रखिएगा, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब आपके लिए इनकम है। तो इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। कोई भी एक्सपेंसेस होगा हम उसको डेबिट करेंगे, कोई भी इनकम होगा हम उसको क्रेडिट करेंगे। देन हम लोग आते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच और इंग्लिश सिस्टम, विच इज मोस्ट पॉपुलरली नॉन एज गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसको हम लोग गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं। ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि गोल्डन रूल किसे किसे कहा जाता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं जानते हैं गोल्डन आखिर होता क्या है, तो इसे देखिए, ये आपका गोल्डन रूल है। यही तीनों पे आपका पूरा अकाउंट बेस्ड है। तो हम लोग आते हैं फर्स्टली पर्सनल अकाउंट पे। पर्सनल अकाउंट का ये दोनों फॉर्मूला है, समझिए। इसी पे आपका पर्सनल अकाउंट का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ बोल रहा है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट में। इस बात को समझिएगा। पर्सनल अकाउंट, अभी आप देखें सोहन मोहन जैसे कोई नाम है, तो अगर हम कोई गुड्स परचेज करते हैं सोहन से 5,000 का, तो हम उसका एंट्री क्या करेंगे, तो बोल रहा है डेबिट द रिसीवर। तो हम क्या रिसीव कर रहे हैं, गुड्स, और गुड्स को हम लोग परचेज लिखते हैं। अगर आपकी फैक्ट्री है टेक्सटाइल की और आप टेक्सटाइल परचेज किसी से कर रहे हैं, तो वो आपके लिए गुड्स है, ना कि टेक्सटाइल। आपकी मशीनरी की दुकान है, वो आपके लिए गुड्स है। अगर आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो वो आपके लिए गुड्स है। और गुड्स जब भी परचेज कीजिएगा तो उसको हम लोग परचेज लिखते हैं, मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट। और जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो वहाँ पे हम लोग परचेज नहीं लिख सकते हैं, और गुड्स को तो हम लोग ना डेबिट करते ना क्रेडिट करते, इसलिए वहाँ पे हम लोग सेल्स लिखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब हम लोग कोई भी गुड्स परचेज करेंगे तो वहाँ परचेज अकाउंट होना चाहिए, और जब भी हम गुड्स सेल करेंगे तो वहाँ सेल्स अकाउंट होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बोला, मैंने सोहन से एक कुछ माल खरीदे हैं, जैसे मैंने गुड्स खरीदा 5,000 का, तो यहाँ पे होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर। कौन दे रहा है, तो सोहन। सोहन हमको माल दे रहा है, ठीक है। अब आते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का फॉर्मूला दिया हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके पास जो आ रहा है उसको आप डेबिट कीजिए, आपके पास से जो जा रहा है उसे आप क्रेडिट कीजिए। आप उस सेकेंड फर्स्ट वाला की फिर से आप एग्जांपल ले सकते हैं। आपके पास आ रहा था गुड्स, तो आप परचेज अकाउंट लिखे, परचेज अकाउंट डेबिट। और आपके पास से क्या जा रहा था, मनी, मीन्स कैश या चेक जा रहा है, तो क्रेडिट करेंगे वहाँ कैश या चेक को। हम लोग अकाउंट के टर्म में बैंक लिखते हैं, जैसे हम चेक से पेड कर रहे हैं तो बाय बैंक। तो ये अभी आप आगे समझिएगा, अभी इंट्रोडक्टिंग चल रहा है इसका। फिर आते हैं नॉमिनल अकाउंट के लिए। इसमें लिखा हुआ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो इसमें थोड़ा सा ऊपर से उल्टा हो गया। जब आप कहीं पैसा खर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे आप क्रेडिट कर रहे थे,
क्रेडिट व्हाट गोज आउट और क्रेडिट द गिवर। तो इसमें आपको डेबिट करना है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई भी आपको लॉस लगा, जैसे किसी का दुकान जल गया, लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर को हम डेबिट करेंगे। ठीक है। किसी से आप किसी को सामान दिए थे उधार पे, वो आपका डेटर था, आपका पैसा डूब गया, तो वहाँ बैड डेप्ट को हम डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ देखिए, जब मैंने किसी को माल बेचा है तो वहाँ पे वो मेरे लिए डेटर हुआ। डेटर मतलब होता है लेनदार, मतलब हमको जिससे अभी पैसा लेना है उसको हम लोग डेटर कहते हैं। मैंने किसी को 10,000 का सामान खरीदा, उसमें से वो हमको 8,000 दिया और 2,000 नहीं दिया, तो 2,000 मेरा बैड डेप्ट में चल गया, मतलब पैसा डूब गया। उसका भी आपको एंट्री करना पड़ेगा फेयर अकाउंटिंग के लिए। तो आप उसका एंट्री क्या कीजिएगा, यहाँ बोल रहा है एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करने, तो यहाँ पे आप पहले बैड डेप्ट को डेबिट कीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए लॉस है। टू, कैसे हुआ लॉस, टू डेटर। ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, सॉरी डेटर नहीं होगा, यहाँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। देन है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ऊपर में आपने एक एग्जांपल देखा कमीशन रिसीव्ड। जब हम कमीशन रिसीव्ड करते हैं, आपको कमीशन हम लगभग कैश से ही मिलता है कमीशन, या चेक से भी मिल सकता है। तो आपको चेक से मिल रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ऑल इनकम एंड गेन विल बी क्रेडिट, वो क्रेडिट होगा। तो आपको जैसे कैश मिल रहा है कमीशन, तो आप कैश को डेबिट कीजिएगा टू कमीशन, क्योंकि देखिए कमीशन यहाँ पे आपके लिए गेन है, कैश नहीं, आपको यहाँ कमीशन मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे टू कमीशन लिखना पड़ेगा। और आपके पास क्या आया, कैश आया, तो आप उसको डेबिट कर लिए, और कमीशन जो था उसको क्रेडिट कर लिए, क्योंकि कमीशन को हम क्रेडिट करेंगे, वो इनकम है मेरे लिए। इसको ध्यान से समझिएगा। जब इसका आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको आसान लगेगा। मैंने बुक की पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूँगा, आपको मिल जाएगी बुक की पीडीएफ, और मैं भी आपको कुछ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक है। देन आगे देखिए, हमारा इंट्रोडक्शन ऊपर का लगभग एंड हो गया। जिसको भी कोई क्वेरीज होगा आप पूछेगा, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट देखिए, इफ़ कैश कम्स इन। आप जान रहे हैं जब कैश आ रहा है तो आने वाले को क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इफ़ कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट करेंगे, जो हम मेरे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। सेकेंड नंबर पे आते हैं, इफ़ वी डिपॉजिट इन द बैंक। जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो यहाँ बैंक में हम डाल रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जब हम विड्रॉ कर रहे हैं पैसा बैंक से, तो वहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। दोनों के टर्म में समझिए। मैंने अभी बताया परचेज ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स को परचेज कीजिएगा तो परचेज अकाउंट डेबिट, और या तो मशीनरी को परचेज कीजिएगा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। समझिएगा ध्यान से। सेल्स ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स को सेल्स कीजिएगा तो सेल्स क्रेडिट होता है। ठीक है। और जब आप मशीनरी सेल कीजिएगा तो यहाँ सेल्स नहीं होगा, यहाँ पे आपका मशीनरी हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपके पास से मशीनरी जा रहा है, तो इसलिए आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये क्रेडिट हो जाएगा सेल्स। ध्यान दीजिएगा। परचेज रिटर्न अकाउंट, देखिए आप जब भी किसी से सामान खरीदते हैं बल्क में, तो उसमें कुछ डिफेक्टिव पीस निकलता है जिसको आप रिटर्न कराते हैं। वहाँ पे हम लोग परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन में यूज़ करते हैं जब एंट्री करते हैं। तो परचेज रिटर्न अकाउंट देखिए, आप परचेज किए फिर उसको आप रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा। और आप जो सेल किए हैं वो आपके पास आ रहा है तो वो डेबिट होगा। इसमें भी आपको फॉर्मूला लगेगा, जैसे देखिए सेल्स का, आप सेल कर चुके हैं कस्टमर को, और कस्टमर आपको फिर दोहरा दे रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास कुछ आया इसलिए आप उसको डेबिट कर लिए। और आप उसी के थ्रू सोचिए
जब आप परचेज रिटर्न, आपके पास कुछ आया आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या आपके पास से गया, आप गुड्स को लौटा दिए। आपको हमेशा यहाँ पे ये सोच के चलना है, आपको इंडिविजुअल अपने नहीं सोचना है, यहाँ पे आपको बिजनेस रख के सोचना है। गुड्स आपके पास नहीं आ रहा, आपके बिजनेस के पास आ रहा है, पैसा आपके बिजनेस से जा रहा है, आपके पैकेट से नहीं जा रहा है पैसा। तो आप हमेशा यहाँ पे बिजनेस को पॉइंट करके अकाउंट कीजिएगा, इसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। इफ़ वी रिसीव चेक, यहाँ देखिएगा जब हम चेक को रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट करें, क्योंकि चेक मेरे पास आ रहा है और चेक बैंक से रिलेटेड होता है, इसलिए हम लोग इसको बैंक अकाउंट लिखते हैं। और जब हम चेक किसी को देते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हम दे रहे हैं किसी को। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये भी रियल अकाउंट है। इफ़ योर बैंक बैलेंस इंक्रीजेज, जब आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, इस टर्म को ठीक से समझिएगा, जब आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है तो आप अपने अकाउंट या अपने कॉपी में लिखते हैं डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बट आपका बैंक जहाँ पे आप पैसा जमा किए हैं वो आपका लिखता है क्रेडिट, उसके बैंक में क्रेडिट हुआ। इफ़ योर बैंक बैलेंस डिक्रीजेस, जब आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे आपका क्रेडिट होगा। आप अपने बुक में क्रेडिट लिखेगा और बैंक वाला डेबिट लिखेगा। आप फ़ोन के मैसेज में भी देखते होंगे, जब आप पैसा जमा करते हैं तो बैंक वाला लिखता है डेबिट, सॉरी क्रेडिट लिखता है बैंक वाला, और आप डेबिट करते हैं यहाँ अपने बुक में। और जब भी आप पैसा निकालते हैं तो वो लोग डेबिट लिखता है और आप क्रेडिट लिखते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देन हम लोग आते हैं इफ़ यू परचेज एनीथिंग, बता दिए हैं कोई भी थिंग को हम परचेज करेंगे, मशीनरी, फर्नीचर, फैन, न्यूज़पेपर, कुछ भी, तो वहाँ पे डेबिट होगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। या आप क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, जैसे हाँ, हम सोहन से मशीनरी खरीद रहे हैं बिना पैसा दिए, 5,000 का मशीनरी है, अभी हम पैसा नहीं दिए, तो उसका क्या एंट्री होगा, उसका एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन, सोहन, जो भी है, और 5,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप अपने मन में इसका आंसर सोचिएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग जब बनाते हैं तो उसके नीचे हम लोग एक नरेशन लिखते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं, ब्रीफ डिटेल उस ट्रांजैक्शन के बारे में। तो वो अभी मैंने नहीं बताया, आप मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा आपको। आप फिलहाल इसका आंसर देखिए, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000, RS 5,000। तो आप अपने मन में सोचिए इसका क्या एंट्री होगा। गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं तो गुड्स मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे गुड्स है इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब क्या जा रहा है मेरे पास, 5,000, यहाँ मेंशन नहीं है कैश से जा रहा है बैंक से जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कैश ही मानेंगे, 5,000 छोटा अमाउंट है, इसलिए गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ देखिए परचेज को हम डेबिट किए और इसको क्रेडिट किए। दूसरा नंबर देखिए, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम मोहन। अब हम मोहन से खरीद रहे हैं, अगर ये मोहन 5,000 का है, अगर यहाँ पे कुछ कैश नहीं लिखता है तो आप दो बात मन में आती है कि ये क्रेडिट परचेज है या कैश परचेज है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, कैश नहीं है तो वो क्रेडिट परचेज ही होगा। तो गुड्स आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, और गुड्स हमसे पैसा जाएगा, अभी मैंने मोहन से उधार लिया है, पैसा तो देना ही है उनको, तो मोहन अकाउंट क्रेडिट। गुड्स सोल्ड टू रुपीज ऑफ ₹4,000, मैंने गुड्स को इस बार सोल्ड किया है, तो गुड्स सोल्ड हो रहा है तो मेरे पास क्या आ रहा है, पैसा, कैश आ रहा है। हम कैश अकाउंट डेबिट करता हूँ, गुड्स को सोल्ड किया तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट 4,000 टू, टू यहाँ परचेज नहीं होगा क्योंकि परचेज मतलब खरीदना होगा, और गुड्स है तो इसलिए यहाँ पे सेल्स होगा, टू सेल्स। So thank you students and viewers, subscribe my channel and share the video.
अगर आप वीडियो को शेयर करते हो तो आपके साथ साथ काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प होगी. So please share the videos and leave a comment, like or dislike the video. So thank you students.